जन्म कुंडली परामर्श, कुंडली मिलान, मुहूर्त, खराब ग्रह दशा के उपाय, रत्न व रुद्राक्ष के लिए हमसे संपर्क करें। ज्योतिष कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, जहां से आप कोर्स खरीद सकते हैं। आज कुछ ऐसे सूत्रों की बात करेंगे जो व्यक्ति की कुंडली के बल को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति को सुखी, संपन्न और प्रभावशाली जीवन जीने में मदद करते हैं। यानी व्यक्ति को कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिससे व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण आ जाते हैं, जिनके बल पे व्यक्ति समाज में अपना नाम बना लेता है और उसी के बल पे व्यक्ति अपने जीवन में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ साथ धन भी कमाता है और सुखी जीवन जीता है। तो जितने योग बताए जा रहे हैं उनमें से जितने ज्यादा मिल जाए उतनी ही ज्यादा अच्छी बात होगी आपकी कुंडली के लिए। पहला सूत्र है जन्म कुंडली का दसम भाव। सबको पता है कि यह पद और प्रतिष्ठा का भाव होता है दसम भाव। दसम भाव में अगर आपके अग्नि तत्व की राशियां हो और उसमें कोई ग्रह बैठा हो तो यह बड़ी अच्छी बात होती है। अग्नि तत्व की राशि 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर यानी मेष, सिंह और धनु में से कोई राशि हो और इसमें अग्नि तत्व का ही कोई ग्रह बैठा हो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर अग्नि तत्व का ग्रह ना भी बैठा हो, कोई दूसरा ही ग्रह बैठा हो तो भी यह योग काफी अच्छा होता है। यानी पहला सूत्र है कि दसम भाव में अग्नि तत्व की राशि हो। दूसरा है कि अग्नि तत्व की राशि हो और उसमें सूर्य, मंगल या गुरु ही बैठे हो। तीसरा है कि अग्नि तत्व की राशि हो या कोई भी ग्रह बैठा हो तो भी अच्छा माना जाएगा। विशेष रूप से अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व के ग्रह बैठने पर विशेष लाभ मिल जाता है। तो ये पहला हुआ। दसम भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हो गया हो या स्वराशि का हो गया हो तो यह दूसरा सूत्र हुआ। यह आपको विशेष काबिलियत जीवन में प्रदान कर देता है। तो ये सूत्र आपको योग्य, सक्षम और एक सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। दूसरा सूत्र आपके लिए यह है कि जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। लगातार 6 भावों में ग्रह बैठे हों, कोई घर खाली ना हो, लगातार 6 घर भरे हुए हों। जैसे अगर हम तृतीय भाव से ले लें तो ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, जहां से भी देखें वहां से लगातार अगर 6 घरों में ग्रह बैठे हों तो यह एक अच्छा योग बनता है, एक माला योग बनता है जो आपको, मालव्य नहीं माला योग बनता है आकृति योगों में, जो आपको महाधनी बनाने में सक्षम होता है, जो आपके जीवन में कुछ न कुछ विशेष गुणों को भर के आपको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। अगला सूत्र जो है वो नवमांस कुंडली से जुड़ा हुआ है। आप अपनी नवमांस कुंडली देखिए और वहां पर देखिए कि अगर 4 ग्रह नवमांस कुंडली में उच्च राशि में हो या 4 ग्रह नवमांस कुंडली में स्वराशि के हो तो भले ही लगन कुंडली में ऐसे योग ना हो, लगन कुंडली में उच्च के ग्रह ना हो, स्वराशि के ना हो, लेकिन नवमांस में अगर 4 ग्रह स्वराशि के मिल गए तो आप बहुत वैभवशाली जीवन जिएंगे। अगर 4 ग्रह नवमांस में उच्च के मिल गए तो भी आप एक वैभवशाली जीवन जिएंगे। नवमांस को अगर छोड़ दें, लगन में ही अगर 4 ग्रह स्वराशि के हों या 4 ग्रह उच्च के हों या उच्च और स्वराशि मिला के 4 ग्रह मिल जाए, 2 ग्रह उच्च का हो गया, 2 स्वाग्रही हो गया, 3 स्वाग्रही हो गया, 1 उच्च का हो गया, कुल मिलाकर के स्वराशि और उच्च राशि का 4 का कॉम्बिनेशन बन जाए तो बहुत अच्छा। अगर 4 के चारों स्वराशि हैं तो बहुत अच्छा है, 4 के 4 उच्च हैं बहुत अच्छा है, कुछ उसी में से उच्च के हैं, कुछ स्वराशि के हैं तो भी यह योग बनेगा। लगन कुंडली या नवमांस दोनों में आपको ये योग देखने होते हैं। अगर लगन में बना है तो भी पूरा काम करेगा, लगन में नहीं बना है, नवमांस में ही सिर्फ 4 ग्रह स्वराशि या उच्च के या 9 में से 4 ग्रह मिल करके जो है स्वराशि और उच्च का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो भी आप एक अद्भुत वैभवशाली जीवन जी पाएंगे। अब दूसरा सूत्र है, अगर दूसरे भाव में शुक्र नीच या शत्रु राशि को छोड़कर स्थित हो, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है यहां पर शुक्र नीच का ना हो, शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हो और 6 नंबर की गिनती पर ना हो, शत्रु राशि में ना हो यानी मंगल के घर में ना हो, विशेष रूप से
मंगल इसका परम शत्रु होता है, फिर उसके बाद सूर्य भी शत्रुता में आ जाता है, लेकिन मंगल विशेष रूप से। अगर शुक्र नीच का ना हो, शत्रु राशि का ना हो, द्वितीय भाव में शुक्र बैठे और लग्नेश बलवान हो गया हो, तो ऐसे जातक महाभोग भोगते हैं, महाधनी होते हैं। मान लेते हैं शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है 3 नंबर की गिनती में, बुध के घर में बैठ गया। अब अगर यहाँ 3 नंबर है तो लग्नेश कौन होगा? शुक्र ही होगा। शुक्र ही लग्नेश हो गया और शुक्र मित्र के घर में बलवान है, बशर्ते वह अस्त नहीं होना चाहिए। शुक्र द्वितीय भाव में हो, लग्नेश बलवान हो। अगर शुक्र नीच का भी होगा, शत्रु राशि का होगा तो भी देगा, लेकिन अब नीच और शत्रु राशि का नहीं है तो विशेष रूप से लाभ मिल जाएगा। द्वितीय भाव में स्वस्थ शुक्र और लग्नेश का बलवान होना जातक के लिए महाधनी होने का रास्ता खोल देता है। ऐसे जातक महाधनी हो जाते हैं, बहुत उच्च स्तर का जीवन यापन करते हैं। अगला सूत्र है आपका लग्नेश बलवान होना चाहिए। जैसे यही ले लेते हैं, वृषभ लगन ले लिए, शुक्र द्वितीय भाव में बलवान है, मित्र के घर में है, ठीक है। लग्नेश बलवान हो, बलवान मतलब वह नीच का ना हो, अस्त ना हो, शत्रु राशि में ना हो और 6, 8, 12 में जाकर के पीड़ित ना हो। लग्नेश नीच अस्त शत्रु राशि और 6, 8, 12 में जाकर के पीड़ित ना हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो यह एक मजबूत राजयोग बनाता है, महाधनी बनाता है। बलवान लग्नेश पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से जातक महासुखी और संपन्नशाली जीवन यापन करता है। अगला सूत्र है लग्नेश उच्च का हो। उच्च लग्नेश चंद्रमा को देखिए, अभी आपने क्या सूत्र पढ़ा कि लग्नेश बलवान हो, उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो। अब क्या है, लग्नेश बलवान हो करके चंद्रमा को देखे, बलवान लग्नेश की दृष्टि चंद्रमा पर आ जाए तो भी यह योग बनेगा। मान लेते हैं कि ये कर्क लगन की कुंडली है और गुरु यहीं पर बैठा हुआ है। कर्क लगन में गुरु क्या हो गया? उच्च का हो गया और चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है पंचम भाव में। अब लगन का स्वामी कौन है? चंद्रमा है, तो यहाँ पर तो वृश्चिक राशि में आकर के नीच का हो जाएगा, ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ी तो काम तो ये भी करेगा। लेकिन अभी सूत्र क्या है कि उच्च लग्नेश अगर चंद्रमा को देखे, उच्च लग्नेश, लग्नेश कौन हुआ यहाँ पे? चंद्रमा हुआ। चंद्रमा का उच्च होना जरूरी है। अगर वही ग्रह लग्नेश ही हो जाए, चंद्रमा ही लग्नेश हो गया है तो चंद्रमा के बलवान होने से योग बन जाएगा। 8 नंबर की गिनती हो गई तो लग्नेश कौन हुआ? मंगल हुआ। अब यह बलवान मंगल अगर चंद्रमा को देखेगा, बलवान लग्नेश चंद्रमा को देखे तो भी वैभवशाली योग बन जाता है। अगला सूत्र है कि अगर शुक्र बलवान हो करके 12वें भाव में या एकादश भाव में हो, यानी नीच ना हो, अस्त ना हो, शत्रु राशि का ना हो, तो यहाँ पर यह शुक्र आपको महाधनी योग बनाएगा। शुक्र बलवान होकर के किसी भी लगन के लिए एकादश भाव या द्वादश भाव में होता है तो वैभव प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। अगला सूत्र है कुंडली में जो भी ग्रह नीच राशि में स्थित हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में पंचम भाव में नीच का लिखा गया है। कोई भी ग्रह जो कुंडली में नीच राशि में है, अगर उस नीच राशि के का जो स्वामी है, चंद्रमा नीच का है, राशि स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल अगर केंद्र में आ जाए, जो भी ग्रह नीच का है, उस नीच राशि वाला स्वामी जो ग्रह होगा वह केंद्र स्थानों में आ जाए तो राजयोग होता है। अगर वह ग्रह लग्न और चंद्रमा दोनों से केंद्र में आ जाए तो और सुंदर नीच भंग राजयोग हो जाता है। अब अगर ऐसा हो जाए कि जैसे ये चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा का राशिपति कौन है? मंगल है। ये मंगल लगन से केंद्र में आ गया, यहां 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 आ गया। अब अगर यही चंद्रमा, हालांकि ये बात चंद्रमा पे लागू नहीं होगी, अन्य कोई ग्रह होता तो लागू होता। जैसे अगर कर्क लगन लेंगे तो 7 नंबर यहाँ पड़ेगा और सूर्य यहाँ पर नीच का है। हर लगन पे हर बातें लागू नहीं होती, सूर्य के लिए मैं बता दे रहा हूं। सूर्य नीच का हो गया, सूर्य का राशिपति कौन है? शुक्र है। अब मान लीजिए चंद्रमा कुंडली में सप्तम भाव में है।
अब लगन शुक्र, सूर्य का नीच राशिपति शुक्र हुआ, यह शुक्र कहीं केंद्र में बैठा हो और चंद्रमा भी केंद्र में हो, क्योंकि जब चंद्रमा केंद्र में होगा कहीं तभी ये दोनों बातें लागू होंगी कि नीच राशि का स्वामी, सूर्य नीच राशि में है, राशिपति शुक्र नीच राशि का स्वामी लग्न और चंद्रमा दोनों से केंद्र में होगा तो बहुत दमदार नीच भंग राजयोग हो जाता है, जो जातक को बहुत ही सुखी, संपन्न और वैभवशाली जीवन दे देता है। एक विशेष प्रकार का नीच भंग बताता हूं आपको। नीच राशि में स्थित ग्रह का नवांश पति अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो भी नीच भंग हो जाता है। जैसे चंद्रमा यहां पर मंगल की राशि में नीच का हो गया, सूर्य शुक्र तुला राशि में नीच का हो गया। लेना क्या है, चंद्रमा मंगल की राशि में नीच का है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि नीच राशि में स्थित, चंद्रमा नीच राशि में स्थित है तो नवमांश कुंडली में देखिए चंद्रमा किसकी राशि में बैठा है। नवमांश कुंडली में जिस ग्रह की राशि में बैठा है, अगर वह ग्रह लगन कुंडली में कहीं केंद्र में बैठा होगा या त्रिकोण में बैठा होगा तो नीचता में कमी आ जाएगी। जैसे सूर्य नीच राशि में है, तुला राशि में है, तुला का स्वामी कौन है, शुक्र। अब सूर्य यहां पर नीच राशि में है लगन कुंडली में, नवमांश कुंडली में जाके देखिए सूर्य किस राशि में है। मान लेते हैं नवमांश कुंडली में गुरु की राशि में सूर्य है, तो गुरु कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो लगन कुंडली में तो यह भी उस नीच ग्रह की नीचता को खत्म करने लग जाता है, बल मिल जाता है। दूसरा सूत्र है, यदि चर राशि का लगन हो और लग्नेश नवमांश कुंडली में चर राशि में हो तो राजयोग होता है। चर लगन हो, चर लगन यहाँ पर 4 नंबर लिए हैं, कर्क राशि किसमें आती है, चर राशि में। चर राशि का लगन हो गया और लग्नेश नवमांश कुंडली में भी चर राशि में हो तो यह एक सुंदर धनयोग बनाता है। इसी प्रकार से अगर लगन स्थिर राशि का हो, लगन किस राशि का हो, स्थिर का, मान लीजिए सिंह 5 नंबर स्थिर राशि का है, लगन स्थिर राशि का हो और जो लगन का स्वामी सूर्य हुआ वह नवमांश कुंडली में स्थिर राशि में हो तो धन योग हो जाता है। लगन में आपके द्वि स्वभाव राशि हो, जैसे 12 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 6 नंबर मान लेते हैं, द्वि स्वभाव राशि का लगन है, लगन कुंडली में द्वि स्वभाव राशि पहले भाव में है और उसका जो स्वामी हुआ बुध वह नवमांश कुंडली में भी द्वि स्वभाव राशि में बैठा होगा तो यह एक उत्तम धन योग बनाएगा। यानी यहाँ पर 3 सूत्र निकलते हैं लगन के आधार पे। अगर चर लगन है तो लग्नेश नवमांश कुंडली में चर राशि में होना चाहिए। अगर आपकी लगन स्थिर लगन है, लगन कुंडली में स्थिर लगन है तो लग्नेश नवमांश कुंडली में स्थिर राशि में हो। अगर आपका द्वि स्वभाव लगन है तो लग्नेश नवमांश कुंडली में द्वि स्वभाव राशि में हो तो यह भी आपको धनी बनाने में मदद करता है, प्रयास करता है। लगन कुंडली में ही देखना है। अगला जो योग है लग्न कुंडली में, अगर आप देखिए आपके नवम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी का संबंध बने, जो नवम भाव का स्वामी है, जो दसम भाव का स्वामी है, दोनों एक साथ हों, एक दूसरे के आमने सामने हो या राशि परिवर्तन करके बैठे हो या नक्षत्र परिवर्तन करके बैठे हो। तब दूसरा, पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, आपकी कुंडली में पंचम भाव और छठे भाव के जो भी ग्रह स्वामी है उनका संबंध हो, यानी एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के आमने सामने हो या एक दूसरे के राशि में या नक्षत्र परिवर्तन करके बैठे हुए हो। तब दूसरा, छठे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी का संबंध बने, यानी दोनों राशि एक्सचेंज करें, एक साथ हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, नक्षत्र परिवर्तन करके बैठे हो तो यह एक धन योग का निर्माण करता है। यानी पंचम और खष्टम, पंचम खष्टम, खष्टम सप्तम और नवम दसम भावों का परस्पर संबंध हो जाना व्यक्ति को धन देता है, सुखी जीवन देता है। कम से कम आपकी कुंडली में 2 ग्रह एक दूसरे से राशि परिवर्तन करके बैठे। एक राशि परिवर्तन उतना इफेक्टिव नहीं होता। मान लीजिए कि चंद्रमा जो है तुला राशि में आ गया शुक्र के घर में और शुक्र जो है यह चंद्रमा के घर में आ गया तो एक राशि परिवर्तन हो गया।
एक राशि परिवर्तन, 2 ग्रह राशि परिवर्तन कम से कम करें तो धन योग हो जाता है, और जब 3 ग्रह राशि परिवर्तन कर लेंगे तो राजयोग हो जाएगा। जैसे कर्क लगन ले लिए, 4 नंबर है, यहाँ पे शुक्र आ गया तो चंद्रमा चौथे भाव में आना चाहिए। इसी प्रकार से 9वें भाव में 12 नंबर की गिनती आएगी, और यहाँ पर जो है 10, 11। अब शनि आ गए यहाँ पे, गुरु आ गए यहाँ पे, शनि गुरु का राशि परिवर्तन हो गया 2, 3। ऐसे मंगल और सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया, यहाँ पे आ गया सूर्य, और द्वितीय भाव में कर्क राशि में, कर्क लगन में मंगल यहाँ आ गया। कम से कम 3 ग्रह राशि परिवर्तन करें तो राजयोग, 2 करें तो धन योग का निर्माण हो जाएगा। अब अगला सूत्र है, 2 ग्रह एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में हो तो वे भी काफी मदद कर देते हैं। 2 ग्रह एक दूसरे से केंद्र और त्रिकोण में हो तो धन योग बनाते हैं। जैसे चंद्रमा आपका यहाँ पर है तो गुरु यहाँ पर हो गया, गुरु चंद्रमा परस्पर एक दूसरे से केंद्र में है। इसी प्रकार से और कोई 2 ग्रह एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में आ जाए तो भी बहुत अच्छा योग बन जाएगा। पंचम भाव और 9वें भाव के स्वामियों का संबंध, पंचम भाव का जो स्वामी है, पंचम भाव कौन सा स्थान होता है? त्रिकोण, यानी लक्ष्मी स्थान। 9वां भाव भी लक्ष्मी स्थान। अगर पंचम भाव के स्वामी केंद्र स्थान में जाए, 9वें भाव का स्वामी केंद्र में जाए तो धन दिलाता है। इसी प्रकार केंद्र स्थानों के जो स्वामी हैं 1, 2, 3, 4, चारों केंद्र में से ज्यादातर 1 या 2 जितने अधिक योग बन जाएं, केंद्र स्थान के स्वामी त्रिकोण में आ जाए तो भी यह आपको बहुत अच्छा धन दिलाने का योग बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में 3 ग्रह वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम किसे कहते हैं? जिस राशि में लगन कुंडली में बैठा है कोई ग्रह, उसी राशि में नवमांश कुंडली में भी बैठा हो, और 3 ग्रह ऐसी स्थिति में हो तो यह एक धन योग का निर्माण करता है। 3 ग्रह वर्गोत्तम हो या 3 ग्रह पुष्कर नवमांश में हो तो यह एक सुंदर धन योग बनाने का काम कर जाता है। तो ये योग आपको याद रखने चाहिए। अब इन योगों के अलावा हर अलग अलग लगन में राजयोग बनते हैं। जैसे आपका जो भी, मैं शॉर्ट में आपको यहाँ समझाऊंगा, आपका जो भी लगन है आप अपने चारों केंद्र स्थानों के स्वामियों को नोट कर लीजिए। जैसे कर्क लगन ले लेते हैं, 4 नंबर का लगन, तो केंद्र स्थान के स्वामी कौन से होंगे? पहला तो लगन का स्वामी चंद्रमा, सप्तम का स्वामी शुक्र, और चतुर्थ का स्वामी शुक्र, सप्तम का स्वामी शनि होगा, और 10वें भाव का स्वामी कौन होगा? मंगल होगा। चारों केंद्र के जो स्वामी है उनको नोट कर लीजिए। फिर त्रिकोण के स्वामियों को नोट करिए। त्रिकोण का स्वामी कौन होगा? यहाँ पे मंगल, और 9वें भाव का स्वामी कौन होगा? गुरु। चारों केंद्र स्थान के स्वामियों को नोट करिए। उसमें से जो लगन है उसको अलग से मार्क करके यह देखिए, जो 3 दूसरे केंद्र बचे, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इनमें से जो भी ग्रह लगन का शत्रु हो उसे निकाल दीजिए। जैसे जब हम कर्क लगन लिए, लग्नेश चंद्रमा हो गया। अब लग्नेश चंद्रमा हो गया, 3 भाव बचे, चौथा, 7वां और 10वां। चौथे, 7वें और 10वें में से उस ग्रह को निकाल दीजिए जो लगन का मित्र नहीं है। शुक्र को और शनि को निकाल दिए, मंगल मित्र है। तो याद रखिएगा कि चारों केंद्र और दोनों त्रिकोण के स्वामियों को नोट कर लेना है। जो ग्रह लगन का शत्रु होगा उसे हटा दीजिए। शेष जो ग्रह बचे, अगर उन ग्रहों का परस्पर संबंध हो, यानी वो या तो साथ में हो, अब यहाँ पर हट गया शुक्र और शनि, बचा कौन कौन? चंद्रमा बचा, मंगल बचा, मंगल बचा, गुरु बचा। तो चंद्रमा मंगल, चंद्रमा गुरु, गुरु मंगल, गुरु चंद्रमा, किसी भी प्रकार से इनका संबंध बन रहा हो, यानी साथ में हो, एक दूसरे से राशि बदल लिए हो, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, एक दूसरे के नक्षत्र में होंगे, तो यह भी एक उत्तम प्रकार का राजयोग या धन योग का निर्माण करेगा। उम्मीद है धन दिलाने वाले कुछ योगों को हमने समझाए, उन्हें आप अपनी कुंडली में आजमाइए।